नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे बारिश के अलर्ट की और मौसम की। तो आज रात पहाड़ों में फिर से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए अलर्ट जारी किया है। आज रात के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी और बागेश्वर में आज रात तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं कल पूरे उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। कल पूरे प्रदेश में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 3 अगस्त से मौसम साफ रहेगा, लेकिन उससे पहले लगातार 2 दिन बारिश होगी। सोमवार को बारिश के बीच कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की सड़कें पानी से लबालब दिखी। हालात ऐसे रहे कि सड़कों पर जमा पानी ने गाड़ियों के पहिए तक जाम कर दिए। हल्द्वानी की सड़कों पर बारिश का पानी सैलाब बनकर बहता दिखा, जिस पर हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश बारिश के बीच अपने कुछ समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आए। कांग्रेस विधायक सरकार और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि हल्द्वानी में नालियों की सफाई नहीं हुई, जिसके कारण आज बरसात का पानी सड़कों पर बहता नजर आ रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मानसून के आगाज के साथ ही जमकर बदरा बरसने लगते थे, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। खासकर जुलाई में बीते 5 सालों में अब तक सबसे कम बारिश हुई। ये बात अलग है कि कुछ इलाकों में इंद्रदेव जमकर बरसे। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ों में आमतौर पर जुलाई में सबसे अधिक बारिश होती है। इसी महीने आसमानी आफत का भी तांडव दिखाई देता है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। आलम यह है कि बीते 5 सालों में इस बार सबसे कम बारिश हुई। इस बार बीते महीने सिर्फ 124 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि 2021 में जुलाई के महीने में 209 mm बारिश हुई थी। 9 mm थी। जुलाई के जो माह है उसका आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर हम 22 का देखें, कल तक की जो हमारे संस्थान का जो मेट्रोलॉजिकल विभाग है उसके अनुसार केवल 124 mm जो हुई है, वर्षा हुई है, जो कि काफी कम है। पहाड़ों में टोटल बारिश भले ही इस बार कम हुई हो, लेकिन कई इलाकों में आसमानी आफत जमकर बरसी। यही वजह है कि बादल फटने और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी सामने आई। बारिश कम होने से भले ही अब तक खेती और बागवानी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा हो, मगर जानकारों की माने तो ट्रेंड ऐसा ही रहने पर भविष्य में नुकसान की आशंका बनी हुई है। लंबा स्पेल हो जाएगा जिसमें बारिश नहीं होगी तो फसलों को दुष्प्रभाव पड़ेगा इसका। बीते कुछ सालों में मौसम चक्र में काफी बदलाव नजर आया। ऐसे में बरसात में कम बारिश खेती बागवानी के साथ ही जल संकट को भी आमंत्रित कर सकती है। यही नहीं, उच्च हिमालय इलाकों के मौसम पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, जिससे पर्यावरण भी खासा प्रभावित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अगली खबर उत्तरकाशी से। यहाँ गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट के पास फिर से भूस्खलन शुरू हो गया। पिछले दिनों लगातार लैंडस्लाइड की वजह से कई बार हाईवे बंद रहा और अब एक बार फिर से बंदरकोट में लैंडस्लाइड होने लगा है, जिससे रोड पर चारधाम यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी फंसे हुए हैं। करीब 100 मीटर से ज्यादा एरिया में ये लैंडस्लाइड जोन बन गया है, जिससे गंगोत्री हाईवे पर चलना बेहद मुश्किल हो गया है। चमोली से खबर है। यहां भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली नीति रोड बंद हो गई है। काली मंदिर के पास ये रोड बंद हुई है। यहां चट्टान टूटकर सड़क पर आ गई, जिसमें एक मशीन भी दब गई। मशीन के ऊपर ही चट्टान टूटकर गिरी। फिलहाल बीआरओ की टीम रोड खोलने में जुटी हुई है। फिलहाल बीआरओ की टीम रोड खोलने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इस भूस्खलन में मशीन के ऊपर ही चट्टान टूटकर गिर गई। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से बड़कोट डंडाल गांव में कई आवासीय भवन भूधसाव की जद में आ गए। भूधसाव से गांव में एक आवासीय भवन के आंगन में दरारें आ गई। भूधसाव के कारण ग्रामीणों के पुश्तैनी आवागमन के रास्तों पर भी संकट गहरा गया।
जिस कारण ग्रामीण अपने मवेशियों को इधर उधर नहीं ले जा पा रहे। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग पर आरोप लगाया कि सड़क कटिंग के बाद सुरक्षा दीवार नहीं लगाई गई, जिसके चलते अब बरसात में भूधसाव शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में भूधसाव के कारण उन्हें रात भी जागकर बितानी पड़ती है। गांव 4 से 5 भवनों में भूधसाव के कारण खतरे की जद में आ गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। सारे मतलब चारों तरफ से जो है रास्ते और वो टूट रखे हैं। हर दर्जनों भर गांव में घर में वो दरारें पड़ी हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा शासन प्रशासन से कि प्लीज जितनी जल्दी हो सके वो हमारी जो है प्रोटेक्शन का काम शुरू कर दे और हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। पिथौरागढ़ के धारचूला में सर्च ऑपरेशन जारी है। यहां टूटे घरों से सामान निकालने का काम लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन में एसडीआरएफ के साथ सेना और एसएसबी के जवान हैं। कुछ दिन पहले धारचूला में करीब आधा दर्जन घरों में भारी बोल्डर गिरे थे, जिससे कुछ मकानों का तो नामो निशान तक मिट गया। लेकिन सर्च टीम प्रभावितों का जरूरी सामान खोजने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बोल्डर्स के नीचे एक ज्वेलर्स की दुकान भी दबी है। इस दुकान में काफी सोना भी था। बागेश्वर के रेखोली जूनियर हाई स्कूल में बच्चों की अजीबोगरीब हरकतें ठीक नहीं हो रही। फिर छात्र छात्राएं चीख चिल्ला रहे हैं और बेहोश हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की 3 दिन की काउंसलिंग के बाद भी बच्चों की हालत में कोई खास सुधार नहीं आया। आज एक छात्रा की फिर से तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया। यहां छात्रा को 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। इधर छात्रा की मां का कहना है कि स्कूल जाते ही बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। अगर यही हाल रहा तो बेटी को स्कूल भेजना बंद कर देंगे। आपको बता दें कि स्कूल में पिछले दिनों कई छात्राओं के चीखने और चिल्लाने लगी थी, जिसके बाद बीमार छात्राओं को 1 हफ्ते की छुट्टी भी दे दी गई थी। ऑब्जर्वेशन में रखा ताकि उसको लग रहा था कि उसको दिक्कत आ रही है, तो अभी देखते हैं 24 आवर्स में डॉक्टर्स ने फिजिशियन ने यहाँ पे देख लिया है हमारे जिला अस्पताल में। यहाँ तो वो मना कर रही है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी हमने 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है इसको। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दिल्ली में गुरमीत सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की। कई मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत भी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गुरमीत सिंह जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की और दिल्ली में गुरमीत सिंह ने ये पूरे शिष्टाचार मुलाकात की और दोनों के बीच बातचीत हुई कई मुद्दों को लेकर। हल्द्वानी में पिछले 5 सालों से तैयार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम ऐसी पहेली बन चुका है कि जिसे ना तो संतरी बुझा पा रहे हैं और ना ही मंत्री। कई अधिकारियों और मंत्रियों के दौरे के बाद सोमवार को एक बार फिर से खेल मंत्री रेखा आर्य हल्द्वानी के गौलापार में बने स्टेडियम में पहुंची। मंत्री ने काफी देर तक स्टेडियम का जायजा लिया और अंत में लाचारी दिखाते हुए कहा कि अभी ये स्टेडियम खेल विभाग को ट्रांसफर नहीं हुआ है, लिहाजा भी खेल शुरू नहीं हो सकते और साथ ही दावा किया कि जल्द खेल शुरू होंगे। कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इसके मानकों के अनुसार चीज़ें निर्मित होकर आएँ, ताकि इसमें हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं या हमारे फौज की जो तैयारी करने वाले हमारे बच्चे हैं उनको यहाँ पर खुले तौर पे मैदान भी और खुले तौर पर सब सुविधाएं यहाँ पर मिल सके। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने नवनियुक्त अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का जोरदार स्वागत किया। परेड ग्राउंड से बीजेपी ऑफिस तक रोड शो निकाला गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रोड शो में मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने कहा कि महेंद्र भट्ट एक अनुभवी संगठनकर्ता है। उनके नेतृत्व में संगठन और सरकार मिलकर हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। महेंद्र भट्ट जी का यहाँ पर हम सब लोगों ने, सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। और महेंद्र भट्ट जी का एक लंबा अनुभव पार्टी का, संगठन का रहा है। उनके बनने से निश्चित रूप से हमारी पार्टी को और मजबूती मिलेगी
और जो आगे हमारे सामने जो भी काम है हम उन सब कामों को पूरा करेंगे। मैं कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत हृदय से उनका आभारी हूँ, जो विश्वास उन्होंने मेरे प्रति व्यक्त किया है। ऐसी कोई गलती ना हो कि मैं इनके विश्वास को छोड़ूं। रात दिन संगठन को आगे बढ़ाना, इनके अंदर उत्साह खड़ा करना, इसी उद्देश्य के लिए मैंने आगे काम करना है। पूर्व सीएम हरीश रावत अक्सर अपनी अलग अलग पार्टियों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस के पार्टी दफ्तर में पार्टी तो नहीं लेकिन पार्टी मजबूत हो इसलिए कार्यकर्ताओं को भुट्टे खिलाए। हरीश रावत ने खुद भुट्टे भूने और जलेबी के साथ कार्यकर्ताओं को खिलाए, वहीं उबले भुट्टे भी लोगों को खिलाए गए। हरीश रावत ने कहा कि उनका ये प्रयास कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश है ताकि कांग्रेस मजबूत हो सके। उत्तराखंड में दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों की कमान अब युवा हाथों में है और भविष्य में दोनों पार्टियों का टारगेट युवा है। लेकिन युवाओं को साथ लेने और साधने के लिए सीनियर नेताओं को साथ लेकर चलना मजबूरी भी है और जरूरी भी। उत्तराखंड में करीब 40 लाख युवा वोटर हैं। 18 से 39 साल के ऐसे युवा वोटर्स कुल वोटर्स का 48% हैं। इन्हीं युवा वोटर्स पर पॉलिटिकल पार्टियों की नजर है। यही वजह है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने अब 50 साल की उम्र वाले नेताओं को संगठन की कमान सौंपी है। दोनों प्रदेश अध्यक्षों के सामने अगला टारगेट 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसमें युवा वोटर्स के लेकर पार्टी के सीनियर नेताओं की अहम भूमिका होगी। यानी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भले ही युवा हाथों में सौंप दी गई हो, लेकिन 60-70 की उम्र वाले नेताओं के बिना काम नहीं चलने वाला। बीजेपी में वंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस से आए सतपाल महाराज 70 साल होने के बावजूद मंत्री पद पर हैं। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की संगठन में मजबूत पकड़ मानी जाती है। भवन कितना खूबसूरत हो, आधार में तो जो नींव के जो पत्थर हैं वो ही सबसे मजबूत माने जाते हैं, उन्हीं के आधार पे वो बिल्डिंग खड़ी रहती है। तो ऐसे जो नींव के पत्थर हैं उनको तो मैं हमेशा प्रणाम भी कर रहा हूं और उनका सम्मान मेरी और भारतीय जनता पार्टी में तो संगठन में तो है ही है। उत्तराखंड में इस वक्त हरीश रावत उन नेताओं में शामिल हैं तो चुनाव भले ही हार गए हों, सत्ता भले दूर दिखती हो, लेकिन 73 साल के हो चुके पूर्व मुख्यमंत्री को पूरा यकीन है 2024 और फिर 2027 चुनाव में भी उनका रोल होगा। वहीं 70 साल के यशपाल आर्य नेता विपक्ष हैं और 60 पार पहुंच चुके पूर्व अध्यक्ष और नेता विपक्ष रहे प्रीतम सिंह को भी कांग्रेस नकार नहीं सकती। मतलब साफ है कि पार्टियों को नेतृत्व और टारगेट भले युवा हो, लेकिन उम्र और अनुभव के बगैर काम नहीं चलने वाला। और युवा नेतृत्व खड़ा करना है। सौभाग्य से हमको अवसर मिला है, वो अवसर पनपे और वृक्ष बने, वो जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर भी है। हम जो 60 से ऊपर वाले हैं, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है, तो हम उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। बात बिल्कुल साफ है कि कमान भले ही युवा हाथों में जा रही हो, लेकिन उम्र और अनुभव वाले नेता इस बदलाव में अपनी भूमिका देखते हैं। यही वजह है कि युवा वोटर्स पर निगाह लगाई पार्टियों के लिए सीनियर नेता मजबूरी भी हैं और जरूरत भी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तरकाशी के केदार घाट पर शनिवार की रात एक व्यक्ति ने दूसरे साथी को भागीरथी में धक्का देकर हत्या कर दी। नदी के तेज बहाव में व्यक्ति लापता है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस ने तलाश शुरू की। तब केदार घाट पर लगे सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद मिली। वहीं पुलिस ने आरोपी महादेव नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक और आरोपी स्वीट शॉप में साथ काम किया करते थे। और मैं न्याय चाहता हूं। मैं जो मेरे भाई के साथ ये घटनाक्रम हुई है, मैं न्याय दिलाना चाहता हूं। दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी। हम तब तक यहाँ से जो हटने वाले नहीं। और मुझे डेड बॉडी चाहिए, मुझे डेड बॉडी की मांग है, मुझे डेड बॉडी चाहिए। मैं तो आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि इसमें जितने भी दोषी पाएंगे जाएंगे, जो भी दोषी है इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो शक के दायरे में है, हमारे शक के दायरे में जितने भी लोग आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जब सीसीटीवी फुटेज निकाले गए तो उसमें पता लगा कि ये जो अभियुक्त है महादेव नौटियाल है, उसने दारू के नशे में इसको शोभन सिंह पवार जो मृतक है उसको
गंगा नदी में फेंक दिया और इसी आधार पर हमने जो गुमशुदगी दर्ज की गई थी उसको 302 में तरमीम किया गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और इससे लगे वन क्षेत्र के जंगलों में वन्यजीव बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। यहाँ शेड्यूल वन के बाघ, किंग कोबरा या अजगर भी अचानक दिखी जाते हैं। यहाँ के पवलगढ़ कंजर्वेशन में अजगर भी आसानी से नजर आ जाते हैं। अजगर कई बार रात के अंधेरे में रोड क्रॉस करते नजर आते हैं। ऐसा ही एक पाइथन पवलगढ़ में रोड क्रॉस करते हुए नजर आया, जिसका वीडियो बना लिया गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस अजगर की लंबाई देख आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। उत्तराखंड के अस्पतालों में हर दिन सांप के काटने पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं और समय पर इलाज ना मिलने से कई लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन आज भी देहरादून में ऐसा गांव है जहां सांप के काटने पर पीड़ित अस्पताल नहीं बल्कि खेतों में भेजा जाता है। क्या है इस गांव का मामला, देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के डोंकवाला गांव में सांप के काटने के इलाज का दावा किया जाता है। दावों के मुताबिक जो भी व्यक्ति सर्पदंश से पीड़ित होकर गांव में आता है उसे इस गांव से जुड़े खेतों में भेज दिया जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद जहर से पीड़ित व्यक्ति ठीक हो जाता है। कोई सांप ने काट लिया गया और वो यहाँ पे इंजेक्शन न लगे उसके और उसको यहाँ पे पहुँचा दिया जाए तो वो यहाँ खेतों में, जैसे हमारे खेत हैं यहाँ पे धान के खेत भी हैं और बहुत सारे खेत भी हैं, तो उनको मतलब यहाँ घुमा दिया जाए तो वो बाबा होंगे कोई ना महात्मा लोग, तो उन्होंने वरदान दिया होगा कि जब कोई किसी के सांप काटेगा तो उसको जहर नहीं चढ़ेगा। गांव के लोगों की माने तो इस गांव के खेतों में बहुत साल पहले एक छोटा सा मंदिर था जो अब टूट गया है। पहले सांप के काटने पर दूर दूर से लोग यहाँ इलाज के लिए आते थे और उसी मंदिर में भेजे जाते थे, जो कुछ ही समय बाद ठीक हो जाते थे। अब मंदिर तो नहीं है लेकिन शक्तियाँ आज भी हैं। ऐसी थी, मंदिर बना हुआ था तो कोई भी घुमा सांप काटा हुआ जाता था वो ठीक हो जाता था। अच्छा, ठीक है। और वो दिया तोड़, तो अब भी थोड़ा है शक्ति वहाँ पर। जब अस्पतालों और दवाइयों की कमी थी तब देहरादून का डोंकवाला गांव सर्पदंश से पीड़ित लोगों के लिए वरदान से कम नहीं था। यहां पहुंचकर लोगों को जहर से मुक्ति मिलती थी, ऐसा यहां के लोगों का दावा है। जो भी व्यक्ति यहाँ सांप के कांटे यहाँ पहुंचता है तो उसको यहाँ मौत नहीं जिंदगी मिलती है। कैमरा सहयोगी अमित के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 डोंकवाला गाँव।